तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 322 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जी जान से कर रहा होता है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैटल भी आने वाला था और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि उन सबसे फाइट करना तो सिंपली बुलिंग है, उन सबको चैलेंज करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और लू फेंग इतना पावरफुल बन चुका था। रास्ते में सीन चेंज कर वर्चुअल वर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमर रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक थिक वॉइस पूरे के पूरे प्राइमर रीजन में रिसाउंड होता है और कहता है प्राइमर रीजन डोमेन लॉर्ड्स का बैटल शुरू होने वाला है, इसलिए सब लोग आ जाओ। अब 11 के 11 बंदे वहां पे आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं और वो सभी एक पर्पल क्लोथन मैन की तरफ देखने लगते हैं जो कि इस वर्चुअल वर्स कंपनी का बैटल का ऑर्गेनाइजेशन था और वो भी एक पावरफुल अनडाइंग बैंक था। वहां पे हमें साढ़े 10 बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते वो तो लू फेंग है, वो तो लू फेंग है। और टूका जो कि 10 सीनियर्स में एक था वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर लू फेंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन लू फेंग कहता है उन्हें भूल जाओ, यहाँ पे फन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बुली नहीं करूँगा, बस मैं उनको रिस्पेक्ट दे दूंगा जब हम लोग फाइट करेंगे, मैं इतनी जल्दी उन सबको हराने वाला नहीं था। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग सच में उन सबको बुली करने वाला था क्योंकि यहाँ पे 13 लेवल और 11th लेवल का कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये प्योरली एलिमिनेशन होता है। लू फेंग ने कंसेक्यूटिवली 6 लेवल्स को पास किया था और सबने सोचा था कि लू फेंग कमजोर होगा, लू फेंग सिर्फ 10 लेवल्स तक ही जा पाएगा जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जब लू फेंग ने 13 लेवल को पास आउट किया तो जितने ही बंदे थे वो सभी स्टन हो गए थे, किन्हीं को विश्वास नहीं हुआ था। अब टूका जो कि प्राइमर केव सिटी में आया हुआ था उसने तो अपने आप को 30,000 साल तक खुद को ट्रेन किया था, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने तो कुछ 100 साल तक ही अपने आप को ट्रेन किया और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। यहाँ पे सभी बंदे बात करने लगते हैं कि क्या ये दूसरा केडी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जनरेशन में वो भी था जो कि एक मॉन्स्टर के जैसा था, लेकिन ट्रेजेडी ये हुआ कि केडी मारा गया। अब 10 लोग उनका फेस सामना नहीं कर सकते हैं। लू फेंग भी ऐसा नहीं करने वाला। हफ्ते में सीन चेंज कर पर्पल क्लोथन मोहन को दिखाया जाता है जो कि 11 बंदों की तरफ देखते हैं और वो सभी लू फेंग को देख रहे होते हैं और वो ज्यादा नहीं लू फेंग को एनालाइज करता है और यहाँ पे लू फेंग का नाम भी बन चुका था प्राइमर के सिटी लीडर का डिस्प्ले बनने के लिए। और यहाँ पर लू फेंग के प्रति सबको तो जलन होना ही था क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अनडाइंग बैंक था, लेकिन फिर भी उसे कभी भी सिटी लीडर से मिलने का मौका तक नहीं मिला, ये टोटली एक सपने के जैसा था। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सबसे कहता सेम रूल है पिछले के जैसा कि हर मिलेनियम डोमेन लॉर्ड क्वालिफिकेशन बैटल होता है, यहाँ पे तुम लोग 11 बंदे हो और तुम लोग एक दूसरे से फाइट करोगे और यहाँ पे मैच में जो जीतेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, जो हारेगा उसको 0 पॉइंट मिलेगा और फाइनल स्कोर तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम सब कम्पिटिट करो और मैं समझता हूँ कि यहाँ तुम सब अंडरस्टैंड करोगे और कहते हैं 5 जो कम्पिटेंट बचेंगे वो सभी 5 एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन डोमेन लॉर्ड्स में जाएंगे, वहीं पे फाइटिंग यहाँ पे 4 स्लॉट्स की होगी। तो सभी के सभी बंदे हामी भरते और लू फेंग बहुत ही रिलैक्स था क्योंकि लू फेंग पे कोई प्रेशर नहीं था। लू फेंग ने तो पहले से ही एक स्लॉट ले लिया था, लू फेंग के लिए कोई भी हार्ड नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे बैटल तो उन 10 के 10 बंदे में होने वाला था। लू फेंग आराम से बैठा हुआ उन सभी 10 सीनियर्स की और देख भी नहीं रहा था, वो जानता था कि वो अभी कम्पिटिट नहीं कर रहा, ना ही यहाँ पे जनरेशन से कम्पिटिट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे ग्रेट बैंक्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि हिस्ट्री में आए हुए थे उससे कम्पिटिट कर रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग सबसे जीतता और सबको हरा देता है। अब लू फेंग यहाँ पे हमें पर्पल क्लोथन मैन को दिखाया जाता जो कहता है कि तुम तो सिर्फ उन्हें पास कर रहे हो, उनका तो कोई तुम्हारे सामने चैलेंज भी नहीं है। तो लू फेंग हंसने लगता है। अब यहाँ पे मैं डोमेन लॉर्ड क्वालिफिकेशन बैटल को सीधे स्किप कर देता हूँ। फिर मैं सीन चेंज कर प्राइमरी के उस सिटी को दिखाया जाता जहाँ पे 3 सिल्वर आर्मर सेक्टर लॉर्ड के बंदे लू फेंग के सामने आ जाते। यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे बैठकर अपने आप को मेडिटेशन में डाले हुआ था। अब लू फेंग अपनी आंखें खोलता सामने देखता है। अब लू फेंग यहाँ पे उन 3 बंदों से क्या था कि ये वही है जिसे
जैसे कि मैंने ऑर्डर किया था। तो तीनों बंदे कहते हैं हाँ, यहाँ पे उन्होंने लू फैंग को वर्ल्ड दे दिया होता है और कहते हैं ये आइटम जिसने भी आपने मैजेस्टी में मंगाया था वो सभी इस वर्ल्ड रिंग में है। अब लू फैंग उसको लेता है, अपनी स्पीड एनर्जी से उस वर्ल्ड रिंग को स्कैन करता है। अब ये रिंग बहुत ही छोटा था जिसकी डायमीटर सिर्फ 10,000 किलोमीटर थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स भरा हुआ था जो कि आराम से 1000 किलोमीटर के स्पेस को घेर सकता। उसमें 3 बॉक्सेस भरे हुए थे। अब लू फैंग यहाँ पे उनसे कहता है बहुत अच्छे, आपके ट्रबल के लिए मुझे शुक्रिया। तो ये सुनकर वो तीनों बंदे कहते कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद वो कहते कि हम लोग जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब वो तीनों वहां से जाते हैं और वहां पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कैसा रेड एब्सोल्यूट जीनियस को देखा है और ये तो 10 मिलियन एरा का एब्सोल्यूट जीनियस है। और उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि लू फैंग इतना ज्यादा हम्बल होगा, क्योंकि वो कई बार कई सारे डिलीवर्स को प्राइमरी रीजन सेक्टर लॉर्ड के बंदों के पास देने गए हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही एरोगेंट जैसा बिहेव करते हैं, खुद को बड़ा दर्शाते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बहुत ही बेरिंग है। मैंने सुना है कि लुओ फैंग यहाँ पे प्राइमर केस सिटी के डिस्पल है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि वो सिर्फ उनके नाम के डिस्पल बने हैं। तो यहाँ पे तीसरा बंदा कहता है कि नहीं, वो ट्रू डिस्पल है। अब यहाँ पे उनमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो डिटेल्स मिली होती है वो पूरी तरीके से नहीं मिली होती है। उन्हें 50% ही राइट दिया जाता है, इसलिए वो लोग मान रहे थे कि लू फैंग उनका ट्रू डिस्पल बन चुका था। अब फिर में लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग क्वार्टर्स लिविंग रूम में चला जाता है और अपने सोफा में बैठ जाता है और सुअर रिंग को रिफाइन करता है। यहाँ पे लू फैंग कहता है बाहर आओ, और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि लू फैंग 3 बॉक्सेस को रख देता है और तीनों बॉक्सेस उसके डाइनिंग टेबल पे होते हैं। अब हर एक बॉक्स 1 मीटर लंबा, आधा मीटर वाइड और 30 मीटर टॉल होता है। अब लू फैंग उसको खोलता है, हमें दिखाया जाता है कि उसमें कुछ और नहीं, वहाँ पे स्टोलिंग सिल्वर व्हाइट में से 60 मीटर टॉल में से स्टार ईटिंग प्लांट होता है। हाँ, ये वही प्लांट है जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है। अब यहाँ पे लू फैंग उन तीनों की तरफ देखकर कहता है स्टार ईटिंग प्लांट, तो तुम फाइनली आ गए हो। अब यहाँ पे 6 साल पहले जब उसने नॉन-स्टॉप 7 फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के ट्रेनिंग शुरू किया था, तो उसने अपने पावर लेवल कंप्लीटिंग फर्स्ट लेवल के बारे में सब चीज समझ लिया था और उसे आइडिया हो गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके ट्रेनिंग प्राइमर के उस सिटी में वो बहुत ही लंबे टाइम तक सेट की गई है, वो इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट थोड़ी ना कर सकता है। अब यहाँ पे लू फैंग के पास बहुत ज्यादा लुओ के होली वाटर होता है, जो कि एक टॉप लेवल ट्रेजर से किसी भी प्लांट लाइफ को न्यूट्रियर करने के लिए, इसलिए लू फैंग ने ऐसा करने का डिसाइड किया है। यहाँ पे किसी को जानना चाहिए कि प्राइमरी के उस सिटी में ट्रेन करना, यहाँ पे फ्यू ट्रेजर्स को परचेज करना यहाँ पे आराम से आ जाता है। और इसी कारण लू फैंग ने 3 इनफैक्ट स्टार ईटिंग प्लांट्स को ऑर्डर किया था। अब यहाँ पे हमें स्टार ईटिंग प्लांट के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही स्पेशल लाइफ फॉर्म से जो कि यूनिवर्स में बॉर्न होते हैं, और ये सिर्फ नॉर्मल मिनरल प्लांट पे बॉर्न होते हैं, और जैसे ही ग्रो होते हैं इन्हें ये प्लांट मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स इन सब को स्वैलो करते ताकि अपने आप को इवॉल्व किया जाए। और ये देखा जाए तो ये प्लानिट पे रह के अपने आप को यूनिवर्सल लेवल तक इवॉल्व करा सकते हैं, जिसके बाद मिनरल प्लांट कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर आगे चल के पूरे के पूरे गैलेक्सी में घूमने लगते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एस्टेरॉइड को खाते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से प्लांट लाइफ फॉर्म के बारे में बताया जाता है, जो कि कई सारे टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि डिफेंस, अटैक, या फिर दोनों, या फिर हो सकता है सब लोग अलग अलग से काम कर सके। बात रहती है यहाँ पे कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनकी एबिलिटीज काउंटेस्ट होती है, उन सबके अलग अलग एबिलिटीज होते हैं। कुछ ट्री जैसे होते हैं, कुछ अपरूटेड होती है, किसी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी को कुछ ही करना पड़ता है, जैसे कि क्लाउड कॉर्नर वाइन, उसे मूव करने की भी जरूरत नहीं है। और इन सबके अलग अलग काउंटलेस एबिलिटी होती है और जिसको जो बेस्ट सूट करता है वो ले सकता है। यहाँ पे स्टार ईटिंग प्लांट ये मेनली अटैकिंग टाइप प्लैनेट है, जो कि मोस्ट स्टोरी है और वो अटैक करने में बहुत ज्यादा जीनियस है। और यहाँ पे कई सारे स्पेशल और मिस्टीरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें की खरीदा नहीं जा सकता है, और उनके अटैक करने का मेथड भी बहुत ही आसान होता है। सिर्फ एक मूव, उसको पकड़ो और मार दो। और क्लाउड कंटेंट वाइन की बात करें और स्टार ईटिंग प्लांट की तो बहुत ही अलग है। क्लाउड कंटेंट वाइन मेनली डिफेंस के लिए काम होता है, क्योंकि शुरुआत में जब बबाता ने उसको क्लाउड कंटेंट वाइन दिया होता है तो ये ब्लैक गॉड आर्मर को भी आराम से सरपास कर सकता था। और यहाँ पे स्टार ईटिंग प्लांट की तो उसकी मेन एबिलिटी अटैकिंग पावर होती है। क्लाउड कंटेंट वाइन की अटैकिंग एबिलिटी तो होती है, लेकिन वो थोड़ी एवरेज हो जाती है। अब देखा जाए स्टार ईटिंग प्लांट की तो क्लाउड कंटेंट वाइन से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और जिसके पास पोजीशन या फिर पैसा न हो वो कभी भी इसको इनफैक्ट स्टार ईटिंग प्लांट को नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसको करना, इसको पालना, इसको बहुत पैसा लगता है। और काउंटलेस वन जब अपने को अटैक करते उसको घेर लेती है, तो यहाँ पे बैटल का आउटकम
बिल्कुल ही चेंज हो जाता। लू फेंग इन सब को यूज करने वाला था। अब यहाँ पे लू फेंग 3 इन्फेंट स्टार्टिंग प्लान को लाया होता, जिसकी कॉस्ट लू फेंग को लगभग 9 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स लगी हुई होती है। हमें बताया जाता है कि इन्फेंट स्टेज में सारे सेम होते हैं, बस उनकी नेचुरल उनके अलग अलग रूप को दर्शाती है। जैसा कि क्लाउड कॉर्नर 1 सेक्टर लॉर्ड में उसकी सबसे वीकेस्ट 36 वांस होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग 316 वांस होती है, और युवान बोम जो कि अपने 108 वांस को क्रो करा पाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को मेहनत करके अंडाइंग में ब्रेक थ्रू किया। लेकिन लू फेंग के पास सेक्टर लॉर्ड में 216 वाइन है, जो कि पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है अंडाइंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए। स्टार ईटिंग प्लान तो क्लाउड कॉर्नर 1 से और भी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सेक्टर में सबसे वीकेस्ट का 10 वाइंस होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का 1000 वाइंस होता है। क्लाउड कॉर्नर वाइन का तो सिर्फ 316 था। अब लू फेंग उन तीनों की तरफ देखकर इस्तेमाल करने लगता है। अब ये 3 स्टार ईटिंग प्लान, इनमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला था लू फेंग को न्यूट्रियर करने के लिए। लू फेंग ने उसी वर्ल्ड रिंग में सारी चीजें मंगा ली होती इसको न्यूट्रियर करने के लिए, और जिसके पास पैसा वो क्या नहीं कर सकता, और जिसके पास पैसा हो भी ना वो इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। लू फेंग सोचता है कि क्लाउड कॉर्नर 1 मेरी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वहीं पे स्टार ईटिंग प्लान में अटैक को बनाएगी, जिसके कारण मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे तभी बताता उससे क्या थे, लू फेंग इतनी जल्दी तुम खुश मत हो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे क्लाउड कॉर्नर 1 को 108 वांस से किया था, इसके लिए भी उन्हें 6.2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लगे थे, और फाइनली वो लकी थे कि उनका ब्रेक थ्रू हो गया। नहीं तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है कि एक क्लाउड कॉर्नर 1 का सेक्टर लेवल 9 से अंडाइंग में ब्रेक थ्रू करने का। उनको अपनी सारी चीजें दे दो, फिर भी वो ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं, और वो क्या थे, तुम्हारे पास तो 261 है, तो तुम्हारा और भी मेहनत लगने वाला है, तुम इसको बहुत ही आसानी से नहीं करने वाले हो, तुमको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि स्टार ईटिंग प्लान क्लाउड कॉर्नर 1 से एक्सपेंसिव होती है। अब न्यूट्रियर किया जाए सबसे वीकेस्ट 10 वाइन प्लांट्स की, तो इसमें अंडाइंग आराम से बन सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। 500 वाइन्स को अगर यहाँ पे न्यूट्रियर किया जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में माना जाता है, जो कि क्लाउड कॉर्नर 1 होता है। और लेजेंडरी की बात करें 1000 वाइन स्टार ईटिंग प्लान की, तो इसका ब्रेक थ्रू कराना यहाँ पे बग क्लाइंट क्वीन की अपने अंडाइंग ब्रेक थ्रू कराने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, और डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। जब ये सक्सीड हो जाएंगे तो इनकी जो 1000 वाइन स्टार्टिंग प्लांट होती है, उनकी पावर एम्पर पाइनिकल लेवल के स्ट्रेंथ जितनी हो जाएगी। अब ये सुनकर लू फेंग हंसने लगता, क्योंकि लू फेंग इसके बारे में पहले ही से जान चुका था कि ऐसा होता, कोई भी फ्री में ऐसा नहीं कर सकता, इसमें जो लगने वाला दाम ये बहुत ज्यादा होने वाली है। अब लू फेंग यहाँ पे अपने चॉइस किया होता, लू फेंग ने इसलिए तो 3 को ऑर्डर किया होता है, और वो क्या था, 3 स्टार ईटिंग प्लांट, मैं इनमें से एक 100 वाइन्स को बनाऊंगा, दूसरे को 300 वाइन्स के लिए बनाऊंगा, और तीसरे के लिए 1000 वाइन्स को, जो कि सबसे बेस्ट होने वाला है। लू फेंग ने अभी 2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट स्पेंड किया था, जिसमें कि 3 इन्फेंट प्लांट जो कि 9 लाख से होते हैं, और लगभग 1.1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट को रिसोर्स के लिए किया था, ताकि लू फेंग इसको न्यूट्रियर किया जा सके। अब मेन यहाँ लू फेंग का 1000 वाइन यहाँ पे 90% रिसोर्सेज खाने वाला था, और लू फेंग क्या था, लकली मेरे पास लू के होली वाटर है, नहीं तो यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड लेवल 1000 वाइन स्टार को बनाने में ही यहाँ पे ऑफिशियल लेवल अंडाइंग बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और वो कहता है मैं लकी हूँ कि मैंने सिर्फ 2 मिलियन ही यहाँ पे खर्च किया है, जब मैं सेक्टर लेवल में जाऊंगा तो वर्चुअल वर्स कंपनी फिर से मुझे 50 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स देंगे, जो कि अर्थ को वहाँ पे रेंट पे देने का होता है। अब यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा दिया होता है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ने सबका प्लान बना लिया होता है। लू फेंग अपने नॉन सेम फॉर्म के ट्रेनिंग में भी इमर्स होता है, और समय बीतने लगता है, और लू फेंग एक ही जगह बालकनी में बैठ के वहाँ पे अपने आप को ट्रेन करने लगता है। 1 साल बीतता है, 10 साल बीतता है, 100 साल बीतता है, टाइम ऐसे बीतने लगता है। लू फेंग अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, उसकी नॉन की कंप्रीहेंशन और भी ज्यादा अच्छी होने लगती है, और एक ही ब्लिंक ऑफ आई में 800 साल गुजर जाते हैं। लू फेंग अभी प्राइमर के सिटी का लीडर का नाम का डिस्पल बन चुका होता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैटल 2 बार हो चुके थे, जो कि मिलेनियम में होता है, और 1 मिलेनियम मतलब 360 प्राइमर के उसमें होता है। लू फेंग हर बार की तरह नंबर 1 पे आया करता है। अब लू फेंग देखा जाए तो 900 साल से यहाँ पे रह रहा है, लेकिन एक्चुअल यूनिवर्स में 3000 साल बीत चुके होते हैं, टाइम का डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया था। और इस टाइम में बोलान भी प्राइमर रीजन का डोमेन लॉर्ड बंदा बन चुका था, उसने आपको ब्रेक थ्रू करा लिया था।
और इस टाइम में रोंगजू ने भी एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन का डोमेन लॉर्ड बन चुका था। और आफ्टर में सीन चेंज को वर्चुअल मास आइलैंड स्पेशल स्पेस को दिखाया जाता जहाँ पे एक एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल लोकेशन होता है। यहाँ पे में दिखाया जाता है एक बंदा जो कहता है मास्टर वापस आ चुके हैं। वहाँ पे कई सारे ब्यूटीफुल लेडीज वर्चुअल मास से उसकी तरफ आती है और हमें दिखाया जाता है मिलियंस ऑफ स्टाफ उनके सामने झुकते और कहते हैं ग्रीटिंग मास्टर। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा डेमन के जैसे हंस रहा होता है, वो कोई और नहीं ये यांझाओ एम्पर होता है, जहाँ पे सी हु नाइट ने उसे 1000 ईरा तक के अपने उसे जेल में बिताने को किए होते हैं। अब यहाँ पे यांझाओ को दिखाया जाता है जो कि एकदम पागल हो चुका होता है और यहाँ पे वो कहता है तुम मेरे साथ आओ। और यहाँ पे 1000 मेन वुमेन वो सभी वहाँ पे होते हैं और वो सभी नर्वस होते हैं। अब हमें बताया जाता है कि 3000 साल पहले उसके मास्टर यांझाओ यहाँ वर्चुअल वर्स में आ चुके थे और यहाँ पे वो हर एक सेंचुरी में अपने वर्चुअल वर्स में 1 महीने के लिए आ सकते हैं। अब देखा जाए तो इतने लंबे समय तक अगर कोई भी रहेगा तो ये एब्सोल्यूट बात है कि यहाँ पे वो पागल हो जाएगा अकेले में रहते हुए। इसलिए यहाँ पे वो 1 महीने आने की इजाजत होती है कि यहाँ पे आके वो कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है कि वो कितना ज्यादा नीच किस्म का आदमी है, वो यहाँ पे आके उनसे गलत काम करवाता था। और अब में दिखाया जाता है यांझाओ एम्पर को जो कहते हैं कि मुझे एक सेंचुरी में एक ही चांस मिलता है और यहाँ पे मुझे एक चांस मिलता, इसी के कारण मैं यहाँ पे मजे उड़ा सकता हूँ। और वो इस कारण बहुत ज्यादा जेलस था और यहाँ पे नाइट स्टार एक हेल के जैसा था। फिर यहाँ में दिखाया जाता है यांझाओ को जो कहते तुम तीनों मुझे यहाँ पे जो 100 सालों में हुआ है उसके बारे में खबर तो वहाँ पे तीनों बंदे होते हुए क्या थे यस लॉर्ड, जिसके बाद वो कई सारे न्यूज सुनाते जो कि उतना मेन नहीं था, खास नहीं था, इसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर इसके बाद वो लू फेंग के बारे में बात करता है कि यहाँ पे लू फेंग अपने यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है और लगभग 100 साल से वो यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट एम्पर के यहाँ लोकेट कर रहा है और प्राइमो के सिटी में बैठकर बालकनी पे हर दिन वहाँ पे ट्रेन करता है। तो ये सुनकर यांझाओ हंसते हुए कहते हैं कि क्या वो इडियट की तरह बालकनी पे ट्रेन कर रहा, क्या उसे सच में लगता है कि 3000 सालों में वो नॉनसन आर्मेंट के फर्स्ट फॉर्म के 7 फॉर्म्स को कंप्लीट कर पाएगा। और वो कहता है ये नामुमकिन है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग को फेल होता देखना चाहता है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन अभी लू फेंग ही बनने वाला था। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी ट्रेनिंग को जारी लगा रहा था और अब फिर हमें सीन चेंज कर हाईएस्ट क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिटी लीडर का क्वार्टर होता है। और अब फिर वहाँ पे ह्यूज एक्स नाइट आ जाते हैं जो कहते हैं टीचर। तो वाइस कहता क्या हुआ, तो यहाँ पे ह्यूज एक्स नाइट कहते हैं कि आपने मुझे लू फेंग को गाइडेंस देने की किया था, इसलिए यहाँ पे उसके द्वारा मेरे पास कुछ रिपोर्ट है। तो वो कहते बताओ, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं उन्हें पिछले हर बार 10 साल में पढ़ाता आया हूँ और जब जब मैं जाता हूँ वहाँ पे डिस्कवर करता हूँ कि लू फेंग बहुत ही स्ट्रेंज है। तो वो कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो स्ट्रेंज आखिर क्या है। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं उसे टीचिंग करने जाता हूँ तो उसकी इंप्रूवमेंट और भी टेरिफाइंग हो जाती है और उसके पास कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उसमें अटक चुका होता है, लेकिन वो हर बार उसको ब्रेक थ्रू कर लेता है। और इस 3 महीनों में यहाँ पे वो नॉनसन फर्स्ट फॉर्म के नॉनसन 7 फॉर्म्स के बहुत ही करीब आ चुका है, उसको कंप्लीट करने वाला है। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो वो उसको कंप्लीट करने वाला। तो ह्यूज एक्स नाइट कहते हैं कि हाँ। अब सिटी लीडर ह्यूज एक्स नाइट के सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था पावरफुल बंदे किसी चीटी के सामने खड़े थे। अब यहाँ पे वो ह्यूज एक्स नाइट की तरफ देख कर कहते हैं कि आखिर तुम्हें कितना लगता है कि उसे कितना टाइम लगने वाला है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर वो फास्ट हुआ तो आधे साल में, अगर वो स्लो हुआ तो 3 साल में। तो यहाँ पे सिटी लीडर कहता है कि लगता है कि मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया कि मैंने उसको 3000 साल ही दिए हैं। और यहाँ पे वो स्माइल पास करते हैं और वो कहता है लगता है कि हमें एक और जूनियर मिलने वाला है। तो ये सुनकर ह्यूज एक्स नाइट भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि लू फेंग का टैलेंट बीस को अपार्ट में बहुत ही शॉकिंग है, यहाँ तक कि नॉनसन 7 फॉर्म्स टॉप क्लास ट्रेनिंग मैनुअल्स में आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टैबलेट्स नहीं जो इसके बारे में रेफर किया जा सके। और जूनियर लू फेंग वो भी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अब सिटी लीडर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे वो कहते हैं 800 साल या 3000 साल। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस होने वाला है क्योंकि अभी लू फेंग का 800 साल ही कंप्लीट हुआ था। अब लू फेंग अपने गोल्ड और स्पेस लॉ की इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट थी, लेकिन प्राइमेट के सिटी लीडर के मुताबिक देखा जाए तो ये सिर्फ एवरेज माना जा सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़े सेटिस्फाइड थे। अब यहाँ पे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बालकनी पे लू फेंग बैठा हुआ था, सडनली उसकी आंखें खुलती है और वो यहाँ पे अपने आप को फील कर पा रहा था जो कि बेस्ड ऑन इल्यूजन
एनिमेशन होता है और उसके आंखों से 2 बीम शॉट होती है जिसमें पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और नॉनसन 7 फॉर्म्स जो कि बीस्ट गॉड 7 टेक्निक्स भी कहलाता है, उसको लू फेंग ने लगभग फिनिश कर लिया था। और लू फेंग कहते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो क्या था फर्स्ट लेवल स्किल्स ये कंप्लीट हो चुका है और इन 800 सालों में उसे लगातार बढ़ता गया है। और लू फेंग कहता है सिटी लीडर ने मुझे 3000 साल दिए थे कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने 800 सालों में इसको कंप्लीट कर लिया। लू फेंग इसको जानकर बहुत ही खुश था क्योंकि ये सभी बीस्ट गॉड प्रिंस की वजह से ही हुआ था। अगर वो नहीं होता तो लू फेंग की ट्रेनिंग बहुत ही स्लो हो जाती है और लू फेंग इतने टाइम में नहीं कर पाता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब लू फेंग अपने नॉनसन 7 फॉर्म्स को कंप्लीट कर चुका है तो क्या लू फेंग उनका डिस्पल बनने वाला है क्या नहीं, या फिर प्राइमरी केओस टीचर उन्हें और भी ज्यादा टास्क देने वाला है जो कि लू फेंग को कंप्लीट करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।